हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदी में हम पढ़ रहे थे उपसर्ग। उपसर्ग में हम उपसर्ग क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके भेद, इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन से उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन हम कर चुके हैं, ठीक है? तो अध्ययन करना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन होना ज़रूरी है। और प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो आप कंटेंट पढ़ते हैं, जिसका आप नॉलेज लेते हैं, उसको वो परफेक्ट बनाती है। जैसे जब हम कोई ज्ञान रख सीखते हैं, उस ज्ञान को हमारे लिए वो परफेक्ट कब होता है जब हम अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हमको चीज़ें भी तो होना चाहिए और जैसे हमने उपसर्ग पढ़ा, उपसर्ग तो हम डेली लाइफ में तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, पर जब हम एग्ज़ाम देने चलते हैं, तो एग्ज़ाम देने के लिए हमें प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, ठीक है? उपसर्ग में हिंदी में जिनको वही प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मोर प्रैक्टिस आप करते जाएँगे। जब प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, तो आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में आएँगी, उतना आपको वो चीज़ करने का मौका मिलेगा। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा आप करेंगे, उतना वो परफेक्टली आपके माइंड में सेट होता रहेगा, ठीक है? तो जैसे हमारी कहावत भी कही गई है, "करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान" या "प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट"। तो ये सारी चीज़ें इस तरह हमारे यूज़ में आती हैं कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए वो नॉलेजफुल होगा या नॉलेजेबल चीज़ें जो होती हैं, उनको आपको अपने यूज़ में बहुत ज़्यादा लाना है। तो इसलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आई हूँ। प्रैक्टिस सेट जब भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं, पर मैंने यहाँ 2 ऑप्शन लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मैं आपका एग्ज़ाम तो ले नहीं रही हूँ। और 4 जो ऑप्शन होते हैं उसमें आपको बहुत ईज़िली 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत जो होते हैं वो आपको पता लग जाते हैं कि इसमें से 2 ऑप्शन अगर आपने कंटेंट पढ़ा है, तो 2 ऑप्शन आपको तुरंत फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होती है। अब कन्फ्यूज़न कहाँ होती है? वो ऑप्शन को मैं साथ में लिख के लाई हूँ। मैंने क और ख या ए, बी ऐसे करके ऑप्शन आते हैं ना, ए, बी करके आप आंसर फिल करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 2 ही ऑप्शन होते हैं जिसमें हमको कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ इसलिए मैं आपके लिए 2 ऑप्शन लिख के लाई हूँ और ये वही ऑप्शन है जो आपके माइंड में बिल्कुल आपको झकझोर के रख देते हैं, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला हो सकता है। और गलती आपसे वही हो जाती है जब आप चीज़ें समझने में थोड़ी भी मिस्टेक करते हैं या थोड़ी लापरवाही या थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है कि ये तो मुझे पता है, ये नहीं यही होगा। तो उसी जगह हम गलती कर बैठते हैं, ठीक है? तो अभी मैं इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू 15 क्वेश्चन तो हमारे हैं ही, आपको 15 क्या एक सेट के पीछे एक क्वेश्चन के पीछे मैं 3-4 आपको ऐसे चीज़ें बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं भी आपने मिस कर दिया तो बहुत अच्छी चीज़ें आप खो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मान लिया एग्ज़ाम में आ गया अपार। तो जब भी हम उपसर्ग करते हैं तो उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें अगर उपसर्ग ये लगा है तो उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ और जो इसके साथ उपसर्ग लगा है उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है? तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आया अपार, ठीक है? तो अपार में हमारा उपसर्ग हम या तो अप आएगा या अ आएगा। हमारे मन में यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आ होगा, अपा होगा, तो वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ छोटा आ है तो बड़ा आ का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हट जाते हैं। अब हमारे पास बच जाता है अप। तो अप फिर र प्लस में खाली रा बचता है। तो रा तो कोई एक शब्द हुआ नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शब्द में शब्दांश जुड़ता है तब उपसर्ग बनता है। तो रा तो हमारा कोई शब्द है ही नहीं, अकेला रा ये तो अक्षर हो गया या वर्ण हो गया, कोई शब्द है नहीं। तो ये तो ऑप्शन हमारा अपने आप चला गया। हमारा बचा अ। तो अ उपसर्ग हम कब यूज़ करते हैं? किसी अभाव के लिए। इसका अर्थ क्या होता है? अभाव। ठीक है? तो जब हमारा अभाव हमने आ निकाल दिया पार, अ प्लस पार, तो ये हमारा हो गया उपसर्ग हमारा सही हो गया। हमारे किस अर्थ को दर्शाता है? अभाव को। तो इससे बनने वाले अपार के साथ-साथ इससे बनने वाले और भी शब्द होते हैं। तो जब हम अपार को लेंगे, अपार हमारा दर्शाता है कि अ, किसी चीज़ का अभाव। तो इसमें हो जाता है इसके आ से बनने वाले अचेत,
अजान, अकाल, इस तरह के अ से बनने वाले हमारे ये सब शब्द भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारा उपसर्ग आता है तो उससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अचेत, अजान, अकाल, अथेस्ट, ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि आ से बनने वाले ये इतने और भी शब्द होते हैं जो कि अ उपसर्ग से बनते हैं। ये कौन सी भाषा का उपसर्ग है? ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है, हिंदी भाषा का। ठीक है, और एक इससे क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी भाषा में 22 उपसर्ग, सॉरी 12 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और उपसर्ग, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं शब्द में? तो शब्द से पहले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अलावा हमने कितने क्वेश्चन जान लिए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक क्वेश्चन हमारा 8। 8 क्वेश्चन हमारे हो गए सॉल्व। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है आजन्म। आ, तो अगर हम दूसरा हमारा आता है आजन्म। आजन्म में आज प्लस नम, ये तो कुछ होता नहीं, ये हमारी बात क्लियर हो गई बात। जब हम संधि विच्छेद करते हैं कि कैसे आपको जोड़ना है, ये मैंने आपको संधि विच्छेद में सिखाया है। उसके लिए आपको संधि विच्छेद का वीडियो जरूर देखना होगा। स्वर के का संधि विच्छेद, व्यंजन के, और हमारे विसर्ग, जो संधि विच्छेद के सारे प्रकार है, आपको सारे देखना जरूरी है। ठीक है, तभी आप ये संधि विच्छेद आसानी से कर पाएंगे। मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, मैं तो आसानी से कर ले जा रही हूँ। आपको करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा हमारा होता है आज, तो आज हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? आ प्लस जन्म। क्या है? आ प्लस जन्म। ठीक, आ जन्म हो गया, तो इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा? आ। ठीक है, जब हमारा आ उपसर्ग जुड़ा तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें इसका अर्थ हम देखते हैं। आ का अर्थ क्या होता है? आ का अर्थ होता है कि जब हम बहुत चलते हैं, आजीवन, तो यानी कि तक, जीवन तक, या अथाह, या हम उसको उल्टा के अर्थ में लेते हैं। कोई चीज हम उसका विलोम लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, तो उसके अर्थ में ले लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तक, या फिर अथाह, या उल्टा। ठीक है, तो आ उपसर्ग से बनने वाले और शब्द कैसे होते हैं? आचरण, आकर्षण, आवरण, आकर्षण, आरंभ। ठीक, ये हमारे आ उपसर्ग से बनने वाले और शब्द हो गए। ठीक है, तो इसका हमने जान लिया कि आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, और उसका संधि विच्छेद करके उसको निकालेंगे कैसे, और उससे बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? आचरण, आकर्षण, आवरण और आरंभ, ये इतने शब्द इससे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, तो इसको रब कर देती हूँ नेक्स्ट का आंसर समझाने के लिए। इसको आप नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, इसके लिए वीडियो भी आपको प्रॉपर देखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अज्ञान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया अज्ञान। अज्ञान हमारा, हाँ इसमें एक चीज और बच रही थी। इसमें हमारा बच रहा था ये किस भाषा का है। आ उपसर्ग, आ उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये उर्दू भाषा का है। किस भाषा का है? उर्दू भाषा का उपसर्ग है। उर्दू भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। इतनी चीजें मैं आपको बताना भूल गई थी, इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अज्ञान। तो आ प्लस ज्ञान कुछ नहीं होता है, अज्ञान, क्योंकि यहाँ अ है। और ये क्या हमारा हो गया, अ प्लस ज्ञान यानी कि अज्ञान। ये हमारा सही हो गया, यानी अ प्लस ज्ञान, ये हमारा उपसर्ग हो गया। और इससे बनने वाले शब्द मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है। हिंदी भाषा में 12 उपसर्ग होते हैं। इतनी चीजें आपको फिर से रिवाइज हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अध पका। क्या हमारा क्वेश्चन है, अध पका। ठीक है। तो अध की अगर हम बात करें तो अध का अर्थ होता है कि आधा। अर्ध का अर्थ क्या होता है, आधा। क्योंकि किसी भी इसमें अ अगर हम काटे अधपका, धपका कुछ शब्द नहीं होता, निरर्थक शब्द आपका हो गया, तो हमारा सही आएगा अधपका। तो अगर हम अध का अर्थ देखें तो अर्ध का अर्थ हो गया आधा, और अध यानी आधा प्लस पका यानी कि हमारा हो गया बराबर अध पका। अगर इसके अर्थ की बात देखें तो पका मतलब पका, अध मतलब आधा। आधा जो मैंने आपको बताया था कि उसका मूल शब्द और उससे बनने वाला नया शब्द दोनों के भावार्थ में एक होते हैं। तो पका आधा यानी कि जो आधा पका हो, अध पका यानी कि जो पूरा ना पका हो, अध पका। तो दोनों के भावार्थ देखिए एक ही आ रहे हैं, तो यानी कि ये अध उपसर्ग है। ठीक है। अगर हम अध उपसर्ग की बात करें किस भाषा का है, तो ये हिंदी भाषा का है। किस भाषा का है, हिंदी भाषा का उपसर्ग है। ठीक है। हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं, 12 उपसर्ग होते हैं। ठीक है। तो अध से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो जाते हैं, देखो, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अधसेरा, ये सारे शब्द इससे बनने, अध से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है। यहाँ 12। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बार बार याद हुए जा रहे हैं कि अगर पूछा गया अध कौन सी भाषा का उपसर्ग है, तो अध हिंदी भाषा का उपसर्ग है। और अध में का अर्थ क्या होता है, अध का अर्थ होता है आधा। ठीक है। ये हमारे हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला हमारा आता है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सुडौल। तो अगर हम करें सुत प्लस डौल, तो सुत डौल कोई चीज नहीं है। तो ये किस उपसर्ग से बना है, ये बना है सु प्लस डॉल। तो सु का अर्थ क्या हो गया, सु का अर्थ हो गया सुंदर। सु का अर्थ क्या हुआ, सुंदर। ठीक है। ये किस धातु किस भाषा का है, ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है। किस भाषा का, हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा में 12 उपसर्ग होते हैं। ये मैं आप बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुडौल, सुवर्ण, सुंदर, सुकर्म, ये सारे सु से बनने, सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है। आई बात समझ में, आपको इतने सारे उपसर्ग मिल गए, इतने सारे उससे बनने वाले शब्द मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है सकर्म, सॉरी यहाँ सुकर्म होगा। ठीक। तो अगर हम करें साकर्म तो ये कुछ नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा सु। सु मतलब यहाँ सु का अर्थ लिया गया है अच्छे से। किससे लिया गया है, अच्छा।
ये किस भाषा का है? हिंदी भाषा का है, ठीक है। तो इसका हिंदी भाषा में 12 उपसर्ग होते हैं। सुंदर, सुकर्म, सु, सुरा, सुराग, सुजान, सुडौल, ये सब सु से बनने वाले शब्द हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कुयोग। कु। अब हम बात करें कुई की, तो कुई कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल निरर्थक है। तो योग, कु प्लस योग, कु मतलब अच्छा, योग मतलब योग, अच्छा योग, ठीक है। और कु का अर्थ सिर्फ अच्छे से हम नहीं लेते हैं, कु का अर्थ कई बार यहाँ को योग, योग तो अपने आप में देखिए अच्छा माना जाता है। योग क्या होता है? अच्छा। हम कहते नहीं है कि योग होगा तो आएगा, योग होगा तो होगा, योग होगा तो हम कर पाएंगे, योग होगा तो ये चीजें बन जाएंगी। तो अभी सॉरी गलती से मैंने अच्छा बोल दिया। को का अर्थ यहाँ खराब से लिया गया। को का अर्थ क्या है? खराब या हीन, ठीक है। ये किस भाषा का है? ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कु किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी भाषा का है। और इससे बनने वाले और शब्द की बात करें तो कुमार्ग, कुयोग, कुकर्म, कु, कुरूप, ये सारे कु से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। इतने शब्द हमें कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द मिल गए, ठीक है। आई बात समझ में? ये सारे शब्दों को आप लिखते जाएंगे तो आपके पास एक अच्छी सी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाली हूँ। अभी तो आपका ये पहला सेट है, आप इसको एंजॉय करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा नोट डाउन करिए, नहीं बन रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अवगुण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवगुण। अब जब अवगुण आता है तो अव और अव दो हमारे पास ऑप्शन ऐसे आते हैं जिसमें हमको बहुत उलझन होती है, हम बिल्कुल परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि इसमें कौन सा होगा। अव प्लस गुण, अवगुण भी हो सकता है। अव प्लस गुण, क्योंकि ये हमारा तद्भव शब्द है तो यहाँ पे अव प्लस गुण होगा, अव प्लस गुण नहीं होगा, अव गुण होगा। तो अवगुण, ठीक है। अव का मतलब हीन या खराब, ठीक है। अर्थ क्या है? ये इसका अर्थ है, गुण मतलब गुण। तो और इससे बनने वाले शब्द की अगर हम बात करें, ये किस भाषा का है? ये हिंदी भाषा का है, ठीक है। हिंदी भाषा में 12 उपसर्ग होते हैं, आपने जाना ही। इसके अलावा अवगुण, अवसर, अवघट, इससे बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अवनति। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अवनति। अब हम इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आया है तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होना हमारा बनता ही बनता है। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होने के, अवनत, अवनत अगर हम लिखते हैं, एक बार लिख के देख लीजिए। अवनत, अवनत जैसा कोई शब्द नहीं होता, हमने कभी इसको नहीं लिखा देखा, तो इसलिए ये हमारा बिल्कुल गलत मान लिया जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको संधि विच्छेद करके भी लिख लेते हैं। अव प्लस नति बराबर अवनति, ठीक है।
ये लेकिन हमारा किस भाषा का है? उर्दू भाषा का है। सॉरी, ये संस्कृत भाषा का है। ठीक है, संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब 22 उपसर्ग के अलावा अगर हम बात करें इससे बनने वाले शब्द, तो हम पाएंगे कि औन्नत्य हमारा हो ही गया, अवगत, अवसर, ये हमारे अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है अनुरूप। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे पीछे। ठीक है, ये किस भाषा का है? ये संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग। ठीक है, अब अनु से बनने वाले उपसर्ग, अनु, अनुचर, अनुरूप, अनुभव, ये सारे हिंदी के इससे बनने वाले उपसर्ग हैं, इस अनुपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, ये एग्जाम में काफी आते हैं, आपको इन शब्दों को नोट कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अपमान। क्या आता है? अपमान। तो इसमें अगर ऐसा आता है तो अ प्लस पमान जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा अप प्लस मान। ये सामान्यतया उल्टा या अपोजिट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द अपभ्रंश, अपमान, अपशब्द, ये सारे शब्द इससे बनने वाले शब्द होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन शब्दों को याद रखना है, नोट करेंगे तभी याद कर पाएंगे। ठीक है, और नोट करने के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हाँ, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसमें कंफ्यूज हर हाल में हो जाएंगे। ठीक, कैसे कंफ्यूज होंगे? उन्नति, जब हम उन्नति लिखते हैं तो हमारे दिमाग में विचार आता है कि उन्नति में उत का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन जब आप संधि विच्छेद देखेंगे, संधि विच्छेद में फिर कह रही हूं, मैंने संधि विच्छेद के वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाया है कि ता का न किस तरह बनता है। तो आप ये पाते हैं कि उत प्लस नति, ता का न बन जाता है, तो ये होता है उन प्लस नति। तब जब न, ये क्या है? आधा ना है, ऊ का ऊ हम उतार लेंगे और आधा ना उसको संभालने के लिए पूरा ना आ जाता है, और नति पीछे का वो ज्यों का त्यों रह जाता है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है उन्नति। तो इसलिए इसका संधि विच्छेद उत प्लस नति सही होगा, उन नति गलत हो जाएगा। ये किस भाषा का है? ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, 22 उपसर्ग होते हैं। अभी आपको बहुत सारे उपसर्ग आ गए होंगे, संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के, उर्दू भाषा के भी। अभी ऐसे ही आप नोट डाउन करते जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं देती जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है चिरंजीव। चिर, देखिए ये किससे बना है? यहां रहेगा। ठीक है, जब हम चिर की बात करें तो चिर का अर्थ होता है आदिकाल, या लंबा समय, या आदि।
इसके अर्थ में यूज होता है ये। तो अगर चिर प्लस रंजीव करें तो ये पूरा रा इसमें नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, हलंत। हलंत यानी कि र के साथ अ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। र अकेला रहेगा, आधा रहेगा, इसमें ये ऐड नहीं होगा, तो इसलिए चिर। चिर से उपसर्ग से बना है चिरंजीव, ठीक है। रंजीव के जब अंक की बिंदी यहाँ आती है तो ये रा का उसके साथ हो जाता है, चिरंजीव हो जाता है। ये किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, उपसर्ग है, ठीक है। चिरंजीव, चिरकाल, चिरत्वन, इस तरह के शब्द आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्रत्युपकार। क्या है, प्रत्युपकार। जब हमारे पास ये ऑप्शन आता है प्रत्युप और प्रति, तो हमारे मन में विचार आता है यहाँ तो प्रत्यु है तो यही हमारा सही होगा, पर ये हमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ये पूरी तरह गलत होता है। प्रत्यु पर प्लस पकार करेंगे तो पकार जैसे कोई शब्द नहीं होता है, इसका सही संधि विच्छेद प्रति प्लस उपकार होता है, जिसको जोड़ के प्रत्युपकार बनता है, ठीक है। कि मतलब जिसने कुछ किया उसके लिए करना, ठीक है। यह भी संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ठीक है। प्रतिवेदन, प्रत्युपकार, ऐसे शब्द इससे बनने वाले शब्द होते हैं। अब लास्ट शब्द जो हमारा आता है संकल्प, ठीक है। ये जब संकल्प जैसा शब्द हमारे सामने आता है तो हमारे मन में विचार आता है कि सन प्लस कल्प होगा, पर सन पूरी तरह से गलत है। सन प्लस कल्प कुछ नहीं होता, सम होता है, ठीक है। ये हमारा शब्द होता है। सम का अर्थ होता है साथ या अच्छा या पूर्ण। अगर सम शब्द की बात करें, सम अर्थ, ठीक है। ये किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और इससे बनने वाला शब्द और है संकल्प, सम्मार्ग, संतुष्टि आदि शब्द इससे बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज प्रैक्टिस सेट हो गया। संतोष, संग्रह, ये सब भी इससे बनने वाले शब्द होते हैं। तो आज का प्रश्न उत्तर हमने सॉल्व कर लिया। अब जब इस तरह के ऑप्शन और उसमें ऊहापोह की स्थिति आएगी तो आपको ये क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट आपको याद आएंगे, अगर आप इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके देख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के साथ कुछ चीजें मैं को रिलेट करके या उसका अर्थ बता रही हूँ साथ में, या किस भाषा का है वो भी आपको पता चलता जा रहा है। तो इन सब चीजों के जानने से आप चीजें को रिलेट कर पाते हैं, डिकोडिंग भी कर पाते हैं। जब किसी चीज की डिकोडिंग हम करते हैं तो वो चीजें हमको बहुत आसानी से याद होती हैं। तो डिकोडिंग करने के साथ हमारी डिकोडिंग किससे हो रही थी कि ये किस भाषा का है, इसमें कितने उपसर्ग हैं, या इसका अर्थ क्या निकला, इससे कौन से शब्द और बन सकते हैं। तो जब इतनी चीजों की हम साथ में डिकोडिंग करते चलेंगे तो वो चीजें हमको याद होती जाएंगी। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपके साथ फिर आऊंगी। आप इसको देखिए, अगर समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा से रिप्ले करके देखिए। कोई डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, मैं आपको चीजें और भी समझाती जाऊंगी, बहुत चीजें आपके लिए लाती जाऊंगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।